आपको दैट बॉक्स यू डाउन। जैसे घर में हम लोग होते हैं कि खाना, अरे भाई क्या मुश्किल है रोज खाना पकाना है, अरे भाई क्या मुश्किल है बच्चों को पालना। हाँ देखिए ना, अगर आप कोई भी चीज करते हैं और उसमें आप ये ढूंढते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है, बिल्कुल मैं कहाँ सेटिस्फाई हो रही हूँ, मैं कैसे मैं जिना के लिए मैं तो हमेशा जब मैं काउंसिल में थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में और यूनियन काउंसिल में, और मैंने 8 साल वहाँ काम किया और मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 बच्चे छोटे थे, मेरी मदर इन लॉ होती थी वो पैरालाइज थी, सब कुछ करना होता। उसमें भी काम करती थी जी। तो मुझसे लोग पूछते थे कि आप कैसे करती हैं, तो मैं कहती थी भाई देखें मेरा तो फॉर्मूला ये है कि मैं 24 घंटे को 36 घंटों में तब्दील कर लेती हूँ। एंड आई एंजॉय माई वर्क, व्हाई शुड आई फील बॉक्ड डाउन। मतलब मैं क्यों ये हूँ कि अरे भाई मुझे बड़ा काम करना पड़ गया, अरे मुझे कपड़े धोने पड़ गए। वो आपका काम है तो आपको ऑनर करना चाहिए। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ने औलाद दी है, आपको खानदान दिया है, तो आप उनके लिए काम कर रही हैं। सलमान आपका टाइम बिल्कुल वो हो रहा है क्योंकि आपकी मीटिंग भी है। मैं सिर्फ एक शेर, मैं तो खुद चाहूंगी कि आप हमारे साथ बहुत देर तक बैठे हैं, लेकिन आपके साथ मीटिंग है तो बस मैं चाहूंगी कि आप एक अच्छा सा मैसेज वुमेन्स डे के हवाले से कह दें और आप शेर भी पढ़ें जब तक मैं कॉल ले रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप सबको वुमेन्स डे मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से? वुमेन्स के लिए तो आपको पता है सबका एक ही होता है कि बस अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखना, अपने मुल्क का ख्याल रखना, बिल्कुल है ना, और साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, बिल्कुल, है ना। जैसा कि अभी मिस शर्मीन उबैद का जो आया था, जी जी, अच्छा इन्होंने मुल्क के लिए काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और आपकी बातें सुन रहे थे, बड़े अच्छे वो कर रही थी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस अमीन कि आपकी कॉल आई और बहुत अच्छा लगा कि आपने भी बताया कि हमें अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए लेकिन साथ साथ हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि औरतें इतना काम कर रही होती हैं कि अपने लिए सोचना ख़त्म कर देती हैं। आपको एक हैप्पी मीडियम जिंदगी में तलाश करना होता है। हाँ। तफरी भी कीजिए, लोगों से भी मिलिए, बात भी करिए, बस ये आपका तरीका होता है कि आप किस तरह करें। अगर आप अपना वक्त जो है उसको देखिए, हम बहुत वक्त ज़ाया, अगर आप डायरी बनाए ना लिया कि मैं सुबह 24 घंटों में मैंने क्या क्या किया, ठीक है, तो आप देखेंगे टेलीफोन पे बातें, मैसेजेस, टीवी चैनल्स जरूर देखें, नहीं तो वो चलेंगे कैसे अगर व्यूअर नहीं हुए, और आप लोग कैसे काम करेंगे। हाँ। मगर फिर भी हर चीज में एक इत्तेदाल होना चाहिए, ठीक है। हम बहुत सारी, मैं जो मेरे पास रेकी के लिए क्लाइंट्स आते हैं और कभी वो कहते हैं कि हम थक गए और ये हो गया, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो पूरे 24 घंटे के जो काम शुरू करो लिखते जाओ, और फिर एट द एंड ऑफ द डे मालूम होता है कि अरे इतना सारा वक्त तो हमने इन चीजों में गुजार दिया जिनकी कोई अहमियत ही नहीं, कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो उनमें आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि इतनी शायरी है जो सिर्फ खवातीन के लिए, तो मुझे अभी यहाँ पे बैठे बैठे वो शेर याद आ गया कि शफक धनक महताब घटाए, तारे नगमे बिजली फूल, उस दामन में क्या कुछ है वो दामन हाथ में आए, तो फिर वो दामन हाथ में, तो आपको तो शफक धनक फूल हर चीज कहा गया है। हाँ। और फिर अगर आपकी जबान से जहर उगलने लगे तो कितना बुरा होगा। क्या होगा, सोचें क्या होगा। तो फिर उनसे कॉलर सही बात है, वो फिर परेशान कॉलर जी परेशान कॉलर्स आते हैं। तो हम लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था जब वो हार रहा था, और हमारे यहाँ इस्लाम भी है औरत की पढ़ाई के ऊपर। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे उल्मा, हमारी इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज, उनके अंदर बहुत तहम्मुल, बुर्दबारी, लोगों को ये समझाना कि हर शख्स की इज्जत है, और शरीयत का जो लॉ है अगर वो आपके यहाँ नाफिज हो, डिवोर्स औरत कर सकती है, खुला औरत ले सकती है, बिजनेस औरत कर सकती है, इनहेरिटेंस औरत के पास है, अपनी मर्जी से वो शादी कर सकती है, काम कर सकती है। हमारे पास तो हमारे पैगंबर की घर वाली हैं। हाँ। उनकी ज़ौजा हैं जो कि आप देखिए उनसे बड़े होने के बावजूद उन्होंने किस तरह अपने शौहर के साथ दिया, किस तरह उन्होंने समझदारी के साथ, किस तरह उन्होंने अपने शौहर के ऊपर भरोसा किया। हाँ। सारी दुनिया कह रही थी ना ना ना, वो कह रही थी नहीं, हाँ, हाँ ये बात सही है। हाँ। अगर ये मेरे शौहर ने कही है तो ये बात बिल्कुल सही है। और फिर उन्होंने अपनी हर सलाहियत,
अपना पैसा, अपना रुपया, अपना खानदानी वकार, हर चीज उनके मिशन में लगा दी। बिल्कुल। तो जब औरत किसी की बीवी बनकर आती है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने किसी यतीम खाने से लड़के को नहीं पकड़ा है। हाँ। मेरा मेरा शौहर माँ बाप वाला, बहन भाइयों वाला, रिश्तेदारों वाला है, तो मुझे उसके साथ उनको भी ऑनर करना चाहिए। मैं जया जाते जाते एक बात कहूंगी, हमारे फैमिली में जब शादी होती थी तो एक रस्म होती थी, एक किस्सा एक साहब का बहुत मशहूर हाँ, था, और वो ये था कि उन साहब की जब शादी हुई तो उन्होंने, जब पहले ज़माने की बात है, उन्होंने घूंघट उठाया तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि बेगम, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाइए और मैं आपकी हर ज़रूरियत का ख्याल रखूंगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उस वक्त तो औरतें इतना बोलती नहीं थी, तो घूंघट भी नहीं उठता था। पहले यहाँ तक घूंघट होता था। जी, अच्छा ही होता था बहुत। हमने खुद घूंघट निकाला है। अच्छा? मुझे हफ्ते भर तक नहीं पता था मेरे ससुराल के कमरे आपका भी घूंघट यही था। और अच्छा लगता था बहुत, क्योंकि ये कॉर्डन ऑफ हमारे होते, के कॉर्डन ऑफ होते थे। हाँ। एकदम से आप मतलब यू वर नॉट प्लंज्ड इनटू द सोसाइटी, आप थोड़ा सा एक पीछे रहते थे। हाँ। तो उससे ये होता था आहिस्ता आहिस्ता लोग भी आपको जान जाते थे, आप भी लोगों को जान जाते। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो अपने शौहर से थोड़ा बात करने लगी तो उन्होंने कहा कि मियाँ आप ये क्या कह रहे थे कि हम आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में ले जाएं, हम कैसे आपको ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी जिंदगी में दो औरतें हैं, एक आप जो मेरी बीवी बन गई हैं और एक मेरी माँ जिसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे और मेरी माँ के दरमियान में एक पुल बन जाए जिस पे मैं चल के जन्नत में चला जा सकूं। तो औरत पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ आज़ादी नहीं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो औरतें ये बात समझ जाती हैं वो हाय वा वैला नहीं मचाती। वो तो काम करती हैं और काम सामने आता है। क्या लगता है कि अब पाकिस्तान की औरत आगे बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। देखिए, बढ़ इसलिए रही है कि अब कोई ये शख्स नहीं कह सकता कि आप डार्कनेस में हैं, क्योंकि हर घर में मीडिया के जरिए, रेडियो के जरिए आपके पास मालूमात पहुंच रही है। बिल्कुल, हर तरह की। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं जाहिल हूँ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो ये कानून ही नहीं मालूम था। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी मालूम है, फर्क ये है कि आप उसको पूरा करते हैं या नहीं करते। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच मिसेस सलेमान कि आप मेरे शो के पर आई और आपका टाइम भी जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला क्योंकि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बातों को बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई अगर मैसेज देना चाह रही है वुमेन्स डे के हवाले से तो मैं अल्लाह ताला से बेइंतहा आजिज़ी और उनके सारी के साथ दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हम लोगों को इस काबिल बनाए कि जो तोहफे हमें इनायत हुए हैं, जो खूबसूरतियाँ हमें इनायत की गई हैं पाकिस्तान की शक्ल में, इस ज़मीन की शक्ल में, हम उनकी औरत या मर्द उसकी हिफाजत करना चाह रहे हैं, चाहे यंग हो। और एक बात मैं और कहती जाऊँ, देखिए ये जो टीवी चैनल्स के ऊपर माशाल्लाह आजकल ख़वातीन पॉलिटिशियंस भी और मर्द पॉलिटिशियन भी आते हैं और अपना गुस्सा इतना दिखाते हैं, तो उनको एक दूसरे को ये कहने की क्या जरूरत है कि तुम बुरे हो मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ तुम अच्छे हो। भाई आप अपना काम करें, जो मसला आ रहा है उस मसले का हल बताएं, तो कन्फ्रंटेशन ही नहीं होगी। ठीक है ना। अगर आप ये कहेंगे कि जी इकोनॉमिक फेलियर हो रहा है तो आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बातें बताएं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी एजुकेशन में हमारा फेलियर हो रहा है तो आप एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे उसका प्रोग्राम बताएं। अगर आप कहते हैं कि जी दवाएं नहीं मिलती, मर गए, लुट गए, पिट गए, तो आप बताइए कि किस तरह बचें। मतलब वर्क करें, उस पर करके दिखाएं। ठीक है, करके दिखाएं ना। थैंक यू सो मच मिसेस सलेमान। और वही वाली बात है कि जी हमने, मैं मानती हूँ इस बात को कि हमारे माशरे में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे एरियाज में जो है औरत के काम करने को या औरत के बढ़ चढ़ के बात करने पे औरत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन हमने, क्योंकि हम मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं और इस वक्त हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हमने जो है अपना अच्छा दृष्टि बताना है, हमने ये बताना है कि औरत काम करी और किस तरह से वो आगे बढ़ सकती है और किस तरह से वो काम कर सकती है, और अंदर ही अंदर रह करके हमने मसाइल को हल करना है। असल चीज़ तो मसाइल हल करना है ना, तो वो क्यों हम बैठ करके इतना शोर मचा करके उस मसले को हल करें। और एक और बात कि औरत बेचारी नहीं है, औरत बहुत पावरफुल है और औरत को सारे राइट्स हैं, इस्लाम भी देता है, हमारा कानून भी देता है, और औरत बहुत आगे बढ़ सकती है। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे
जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि आज सरप्राइज़ है मेरे पास, और वो सरप्राइज़ ये है आप लोगों के लिए है कि जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मेरे अंदर इतनी सारी चेंजिंग्स लेकर आई, मैं आपको उनसे ज़रूर आज मिल पाऊँगी। उनका मैंने इंटरव्यू डॉक्टर नाज़मा असद है। मैं यहाँ एक कम्युनिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ औरतों के मसाइल हल करने के हवाले से जो कुछ मैं कर सकती हूँ। मैं ख़ुद भी एक औरत होने के हवाले से मैं समझ सकती हूँ कि एक औरत के क्या मसाइल हैं। मेरे भी बच्चे छोटे थे, मेरे लिए भी मुश्किल था कि मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके, टीचिंग हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग तो पहले मैंने की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने किए, लेकिन उसके बाद मुझे फर्दर ऑन एजुकेशन के लिए, मेरी बेटी छोटी थी और मुझे उसको टाइम देना था, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, कभी बच्चों को अस्थमा का या डायरिया का, मतलब जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं ऐसी जगह करूं कि जहां मेरे टाइम मतलब मैं टाइम अपने बच्चों को दे सकूं। तो यहाँ जब आई तो मैंने देखा कि ये सामने कच्ची आबादी थी, यहाँ बिल्कुल जैसे समझें कि कच्ची गलियाँ, सीवरेज लाइन नहीं, गंद भरा होता था। औरतें को कोई वो नहीं थी, हॉस्पिटल कोई ऐसा नहीं था जो उनको केयर मिले, उनका चेकअप हो, उनके टेस्ट हों। और इस वजह से बहुत सी औरतें बच्चे के दौरान पैदाइश उनकी डेथ हो जाती थी या बाद में ब्लीडिंग की वजह से हो जाती थी। तो जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, अस्पताल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नहीं मौजूद था, ना लेबर रूम था, ना स्टाफ था, सिर्फ एक MCH सेंटर जिसको आप समझें कि OPD है वो चलती थी, और थोड़ा सा स्टाफ था, और उसमें मुझे ये सारे मसाइल फेस करने थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, या तो एक ये था कि मैं छोड़ के चली जाती, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर मैं भी अगर औरतों के मसाइल नहीं समझूंगी और हल करने की कोशिश नहीं करूँगी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि मैं उसको आगे बात पहुँचा सकूँ, अपने जो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कर सकूं, जो भी आए उनको मैं बताऊं। इसलिए कि देखें, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, अगर आप उनको जाके सही पिक्चर दें और इंटरेस्ट दिखाएं कि हम ये मसला हल करना चाहते हैं, तो वो आपकी मदद करते हैं। ये कभी नहीं होता कि वो कहें कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ कि इस अरसे में जितना मुझे 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, मैंने कोशिश करके जिसके पास भी गई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हों, चाहे वो नाजिम हों, उनसे सारों से हेल्प लेके हर चीज़ यहाँ अवेलेबल हुई। ग्रेजुअली स्टाफ आया, लेबर रूम बना, थिएटर बना, ब्लड बैंक बनवाया, और क्या कहते हैं, लेबॉर्ट्री वगैरह सब चीज़ें जो एक एमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर के लिए जो चीज़ें चाहिए हो सकती हैं औरतों की ज़िंदगी बचाने के लिए, वो सब मैंने उसको यहाँ प्रोवाइड की। मुख्तलिफ़ लोगों से, फिलैंथ्रोपिस्ट से भी काफ़ी मदद की, अभी भी करते हैं, मेडिसिन्स भी देते हैं, और भी कोई चीज़ अगर चाहिए होती है। जैसे सबसे पहले ये था कि थिएटर में AC पहले था कि होता थी ये लग्जरी आइटम है, ये बैन है, ये नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने इनर व्हील वालों से कंटेक्ट किया, वो मेरी कुछ जानने वाली फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे जनरेटर भी दिया और उन्होंने मुझे AC भी दिया। तो इस तरह से मैंने लेबर रूम स्टार्ट किया, फिर थिएटर स्टार्ट किया, अल्ट्रासाउंड मशीन भी इसी तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, मतलब ग्रेजुअली मेरे पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो गई तकरीबन। अब सब इंक्यूबेटर्स हैं हमारे पास, वेंटिलेटर्स भी हैं, अभी भी आप देख लें। और अब दिन ब दिन ये होता जा रहा है कि जिस तरह से
हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और हमारे पास, मैं इंटीरियर में भी कैंप्स पे जाती हूँ तो वहाँ से भी मेरे पास रेगुलरली औरतें, अब उनको पता चल गया है, वो आ जाती हैं, चेकअप कराती हैं। उनकी खून की बहुत कमी होती है,